नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को देश को संबोधित करते हुए जीएसटी 2.0 सुधारों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, जिससे आम लोगों की जेब में सीधी बचत होगी। अब जीएसटी के केवल 2 स्लैब होंगे, 5 और 18%। इससे रोजमर्रा की चीजें जैसे घी, तेल, बिस्कुट, कॉफी और मेडिकल बीमा सस्ते होंगे। वहीं नई कारों के दाम भी कम होंगे। मोदी ने बताया कि आयकर छूट और जीएसटी सुधार मिलाकर इस साल जनता के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए बचेंगे। उन्होंने मेड इन इंडिया और स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि हर घर और दुकान को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा। वहीं कांग्रेस ने संबोधन से पहले सवाल उठाए कि क्या मोदी अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों और ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भी बोलेंगे। प्रधानमंत्री का यह भाषण त्योहारों के मौसम की शुरुआत में हुआ है, जिससे अर्थव्यवस्था में खपत और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। पीएम मोदी के जीएसटी बचत उत्सव के भाषण को विपक्ष ने खारिज किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के भाषण पर निशाना साधते हुए एक्स पर तंज करते हुए लिखा कि 900 चूहे खाकर पिल्ली हज को चली। उन्होंने प्रधानमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी की बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था। आपकी सरकार को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के 21 सितंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन पर आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसा है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बार राष्ट्र के नाम संबोधन शाम 8 बजे की बजाय 5 बजे किया गया, क्योंकि रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है। आम आदमी पार्टी का यह बयान प्रधानमंत्री के समय चयन को लेकर मजाकिया टिप्पणी माना जा रहा है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा से जुड़े वायरल वीडियो को फिक्स मैच बताया है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि रैली के दौरान कुछ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द बोले, लेकिन आरजेडी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि वीडियो एडिटेड है। वहीं अब इस पूरे मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के दौरान मोदी और राहुल गांधी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे और जनता उलझ जाएगी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में बिहार के लड़कों के खिलाफ क्या कहा जा रहा है, वह कैसे रुके। उन्होंने इस पूरे विवाद को चुनावी राजनीति का हिस्सा बताया और इसे जनता को भ्रमित करने वाला मामला कहा। बिहार चुनाव से पहले राजनीति में एक बार फिर गाली विवाद छा गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे और तेजस्वी ने इसे रोकने की बजाय कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। भाजपा नेताओं ने इसे बिहार की संस्कृति पर हमला कहा और चेतावनी दी कि जनता जवाब देगी। नित्यानंद राय ने कहा कि अपमान करने वाले कंस की तरह बर्बाद होंगे। वहीं आरजेडी ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि भाजपा ने वीडियो एडिट कर साजिश रची है और तेजस्वी का पूरा भाषण ऑनलाइन मौजूद है। वीडियो की सत्यता की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह विवाद चुनावी माहौल को और गर्मा देगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रैली से जुड़े वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा कि जिन्होंने मां पर उंगली उठाई है, उनके खिलाफ सिर्फ एफआईआर ही नहीं बल्कि जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कदम नहीं उठाया गया तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता एक बार फिर तेज होने वाली है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 सितंबर को वाशिंगटन जाएंगे, जहां वे टैरिफ और व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगाने का फैसला किया है। इस वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय तकनीकी पेशेवर करते हैं। गोयल ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दुनिया भारत के साथ व्यापार बढ़ाना और संबंध सुधारना चाहती है, हालांकि वे भारतीय प्रतिभा से थोड़ा डरते भी हैं। उन्होंने युवाओं से भारत में ही नवाचार और डिजाइन करने का आह्वान किया। हाल ही में भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि 7.8% रही, जिसने उम्मीदों को पार किया। अगस्त में अमेरिकी शुल्क बढ़ने से
भारत का निर्यात जुलाई के 8.01 अरब डॉलर से घटकर 6.86 अरब डॉलर हो गया। दोनों देशों की वार्ता 16 सितंबर को सकारात्मक रही और अब लक्ष्य है कि जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अचानक H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने की घोषणा के बाद दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई है। खासकर भारतीय और चीनी पेशेवर अपनी छुट्टियां और पारिवारिक दौरे बीच में छोड़कर तुरंत अमेरिका लौटने लगे। कई कंपनियों ने कर्मचारियों को मेमो भेजकर 21 सितंबर की समय सीमा से पहले लौटने की सलाह दी। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर कई भारतीय यात्रियों ने उड़ान से उतरने की मांग की, जिससे उड़ान 3 घंटे से ज्यादा लेट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। कई H1B धारकों ने इसे गुलामी जैसी स्थिति बताते हुए कोविड-19 जैसी घबराहट से तुलना की। कुछ ने परिवार और अमेरिका में रहने के बीच मुश्किल चुनाव किया। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम वीजा के दुरुपयोग और अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर खतरे को रोकने के लिए है, जबकि विदेशी पेशेवर इसे असुरक्षा और आघात मान रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीत के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में भी ABVP SLVD गठबंधन ने सभी 6 पदों पर जीत हासिल की। शिवा पालीपू अध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रुति प्रिया महासचिव, सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव, ज्वाला प्रसाद खेल सचिव और वीनस सांस्कृतिक सचिव बने। 81% मतदान में लेफ्ट गठबंधन को हार मिली। बीजेपी और ABVP ने इस जीत को भगवा लहर और जेएनजी का समर्थन बताया। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में जेएनजी से संविधान बचाने और वोट चोरी रोकने का आह्वान किया था, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि वे नेपाल जैसी अराजकता फैलाना चाहते हैं। नेपाल में हाल ही में जेएनजी के प्रदर्शनों से ओली सरकार गिरी थी। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान पर तीखा हमला बोला, जबकि कांग्रेस का कहना है कि युवा लोकतंत्र बचाने की ताकत रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों दल जेएनजी को अपने पक्ष में दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी असली चिंताएं रोजगार, शिक्षा और डिजिटल धांधली से जुड़ी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मंगलवार से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में हिस्सा लेंगे और देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस यात्रा में उनके साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शरीफ इसराइल गजा संघर्ष को सुलझाने की जरूरत पर भी जोर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार की बात की और दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान सहित 7 अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को रोका। शनिवार रात को एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि व्यापार और टैरिफ की वजह से उन्होंने भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इसराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और रवांडा कांगो के बीच युद्धों को टालने में मदद की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में युद्ध को व्यापार के माध्यम से रोका गया, क्योंकि अगर संघर्ष होता तो अमेरिका व्यापार बाधित कर देता। ट्रंप ने कहा कि उन्हें रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए नोबेल पुरस्कार की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी 7 संघर्षों को रोकने के लिए उन्हें क्यों नहीं पुरस्कार दिया गया। इससे पहले भी ट्रंप कई बार भारत और पाकिस्तान संघर्ष रोकने का दावा कर चुके हैं, जिसे भारत ने खारिज किया है। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार का भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत ने साफ कह दिया है कि भारत पाकिस्तान के मुद्दों पर किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं होगी। डार ने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई को युद्ध विराम की पेशकश की थी, लेकिन भारत ने इसे द्विपक्षीय मामला बताकर ठुकरा दिया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.